2021 में जब हमने बस्तर टॉकीज की शुरुआत की थी तो सबसे पहली आपको सबसे दुखद और बड़ी घटना दिखाई थी टेकलगुड़म में हुई मुठभेड़ की, जिसमें 22 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। उस वक्त को देखता हूं और आज के समय को देखता हूं तो भरोसा ही नहीं होता कि इतनी जल्दी समय इतना बदल गया। कई बार हमने कहा कि 4 दशक से बस्तर में माओवाद काबिज है और दशकों की कहानी हम बताते रहते हैं, लेकिन ये दशकों की कहानी केवल 4-5 सालों में इतनी बदल गई कि तस्वीरें पूरी उलट गई। ये इतनी भूमिका मैं क्यों बांध रहा हूँ? दरअसल उसके पीछे आज का समर्पण भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। आज एक फिर से बड़ा समर्पण हुआ है, आंकड़े ज़्यादा नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण समर्पण है आज भी। और ये समर्पण क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों तस्वीरें बदल गई, कैसे सारी चीज़ें हुई, उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जिस बात से मैंने शुरुआत किया कि 2021 में हमने शायद 31 जनवरी 2021 से हमने बस्तर टॉकीज़ की शुरुआत की और उसके बाद फिर 4 अप्रैल को एक बड़ी घटना बीजापुर और सुकमा के सीमावर्ती इलाके में हुई, जिसमें टेकलगुड़म में, जिसमें 22 जवानों ने अपनी शहादत दी। माओवादियों ने उन्हें ऐसा घेरा और ऐसा अपने चंगुल में फंसाया कि उन जवानों को निकलने का मौका नहीं मिला। लगातार जवान लड़ते रहे। वहाँ की पल पल की तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें हमने दिखाई कि कैसे एक जवान की तस्वीर तो हमने दिखाई थी जिसके पैर में गोली लग गई थी, उसके बावजूद उसने अपने पैर में अपने कमर से बेल्ट निकाल कर पैर पे बांधा और फिर भी लड़ता रहा और तब तक लड़ा जब तक वो शहीद नहीं हो गया। इसी के साथ ऐसी कई तस्वीरें थीं। दीपक भारद्वाज की तस्वीर मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा पूरे जीवन, क्योंकि दीपक भारद्वाज के शरीर पर माओवादियों ने जो बर्बरता की थी वो कभी भुलाए नहीं भूलेगी। उनके शरीर पर UBGL से दागा गया था, जिससे उनका शरीर बुरी तरह से फूल गया था और उनके शरीर के कुछ हिस्सों को वहाँ के सूअरों ने भी नुकसान पहुँचाया था। उनके शरीर को जब मैंने देखा तो मेरी रूह कांप गई थी। वो एक तस्वीर है 2021 के लगभग की, और आज 2025 चल रहा है। इन बीते 4-5 सालों में मैंने वो लगातार बदलती हुई तस्वीरों को देखा। उसके बाद माहौल ऐसा भी बदला 2023 के बाद कि कभी इस बस्तर ने 76 जवानों की शहादत देखी, कभी 25 जवानों की, कभी 17 जवानों की। फिर इसी बस्तर ने देखा कि बड़ी मुठभेड़ों में कैसे हापा टोला में पहली बार 29 माओवादी एक साथ मारे गए, कैसे थुलथुली में 38 माओवादी मारे गए, कैसे भंडारपदर में 10 माओवादी मारे गए, कैसे इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए, तो अबूझमाड़ के इलाके के अलग अलग इलाकों में मारे गए। सबसे बड़ी घटना हुई गुंडेकोट में, जब माओवादियों का महासचिव बसवराजू खुद मारा गया। उसके बाद से लगातार घटनाएं होती गईं, लगातार जवानों का मनोबल बढ़ता गया, पैंतरे बदले गए, लड़ने के तरीके बदले गए और इतनी घटनाएं हुई जिसमें माओवादियों की कमर टूट गई। और माओवादियों का आखिरी जो सबसे बड़ा मनोबल और कॉन्फिडेंस था, माड़वी हिड़मा, वो भी बीते दिनों आंध्र प्रदेश में एक मुठभेड़ में मार गिराने का दावा पुलिस ने किया। मुठभेड़ पर कई आरोप जरूर लग रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन हकीकत ये है कि अब वो माड़वी हिड़मा जिसके कॉन्फिडेंस में पूरा संगठन टिका हुआ था, वो हकीकत में मारा जा चुका है। केवल माड़वी हिड़मा नहीं मारा गया है बस्तर के माओवादियों का कॉन्फिडेंस भी। और इसके बाद से अब माओवादी लगातार हर इलाके से कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से वो समर्पण कर दें, किसी भी तरह से लौट आएँ। मैं वही बता रहा हूँ जो देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कई लोगों को लगेगा कि मैं अब बदली हुई तस्वीर है तो मैं कुछ बदली हुई बात बता रहा हूँ। जब जवान मुठभेड़ में शहीद हुए तो भी हमने वही बात बताई। जब माओवादी मारे गए उस घटना को भी हमने बताया। जब माओवादियों ने अत्याचार किया, शिक्षा दूतों की हत्या की, ग्रामीणों की हत्या की, वो भी हमने आपको बताया। जब पुलिस ने एक रसोइये को मारा और उसे माओवादी घोषित किया, वो भी हमने आपको बताया। तो वही बता रहा हूँ कि अब क्या स्थिति है। और ये सारी लंबी भूमिका इसलिए याद आ रही मुझे क्योंकि आज जगदलपुर में एक सरेंडर हुआ है जिसमें संख्या तो केवल 10 है। हालांकि बीते दिनों हमने इतने बड़े बड़े सरेंडर देखे कि अब 10 की संख्या बहुत नगण्य लगती है उन सारे आंकड़ों के सामने। लेकिन आज चैतू दादा ने भी समर्पण कर दिया। चैतू दादा, जिसकी उम्र लगभग 60 से 62-63 साल की है, उन्होंने अपने 10 साथियों के साथ में समर्पण किया है। सबसे पहले आपको ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये समर्पण की तस्वीरें हैं। सबसे पहले किसने किसने समर्पण किया है उनके नाम मैं आपको बताऊं, और मैं आपको बताता हूं। इसमें सबसे बड़ा नाम है चैतू उर्फ श्याम दादा, जो कि DKSZC हैं, और इन पर 25 लाख रुपए का इनाम। सरोज उर्फ मलकू सोड़ी, DVCM है, इन पर 8 लाख रुपए का इनाम है। भूपेश उर्फ सनक राम फुरामी, ACM है, इन पर 5 लाख का इनाम है। प्रकाश उर्फ फिलसाय सलाम, ACM है, इन पर भी 5 लाख का इनाम है।
कमलेश उर्फ झितरू यादव, इन पर भी 5 लाख का इनाम है, एसीएम है। संतोष उर्फ सन्नू आंचला, एसीएम है, 5 लाख का इनाम है। नवीन उर्फ भाजू सलाम, ये पीएम है और इन पर 1 लाख रुपए का इनाम है। वहीं महिला कैडर भी हैं जिसमें रमशीला है, जिन पर 5 लाख का इनाम है, एसीएम है। जन्नी, इन पर भी 5 लाख का इनाम है और जयती उर्फ मनाई कश्यप, इन पर 1 लाख रुपए का इनाम है। ये सारे माओवादी जिन्होंने आज आत्मसमर्पण कर दिया। कुल 65 लाख रुपए का इन पर इनाम था। जब मैं इस चैतू दादा को देख रहा था जो कि 62-63 साल के हैं, और तब मुझे ये याद आ रहा था कि देखो जब मैंने बस्तर टॉकीज शुरू किया था तब की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है माओवादियों की। और किसी ने सोचा नहीं था कि 80 के दशक में जब माओवाद आया, फिर सलवा जुड़ूम जैसा आंदोलन हुआ, सलवा जुड़ूम को देखकर लगता था कि वो सलवा जुड़ूम के समय ही माओवादियों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, लेकिन सोच से बिल्कुल उलट हो गया। सलवा जुड़ूम ने माओवादियों को और मजबूत कर दिया और उन्होंने बटालियन बना लिया। और आज देखिए क्या स्थिति है 4 साल में कि माओवाद वाकई में पूरी तरह से नेस्तनाबूद होने की कगार पर है। माओवादी विचारधारा का तो मैं अभी भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि विचारधारा हो सकता है कि कहीं बची रह जाए। ये बात माओवादियों के एक वरिष्ठ नेता ने भी कहा था कि अगर हम 10 भी बच गए और हमारे दस्तावेज बच जाएं तो हम फिर से अपने संगठन को खड़ा कर लेंगे। खैर ये तो आने वाला भविष्य तो बताएगा कि क्या होगा। लेकिन चैतू दादा एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है। चैतू दादा जो हैं वो लगभग 80-85 के दौरान उन्होंने कॉलेज में पढ़ाई के दौरान, आज उन्होंने खुद बताया कि वो रेडिकल स्टूडेंट यूनियन से जुड़े और फिर 1990 के दौरान वो दंडकारण्य में आए। पहले गढ़चिरौली में उन्होंने काम किया और फिर आगे चल के वो दरभा में आए और दरभा डिवीज़न की कमान उन्होंने संभाली। दरभा डिवीज़न सबसे मजबूत डिवीज़न माना जाता है दंडकारण्य के इलाके का। और उनके ही एक साथी ने, चैतू के ही एक साथी ने बताया, हालांकि चैतू दादा की प्रोफाइल अभी पुलिस ने बताया कि 1-2 दिन लगेगा सारी प्रोफाइल को और अच्छे से तैयार करने में, लेकिन फ़िलहाल उनके एक बहुत करीबी माओवादी ने बताया कि वो जो है, कई लोग मान रहे हैं कि झीरम की घटना में भी चैतू दादा शामिल थे, लेकिन उनके एक करीबी साथी ने, जिसने समर्पण किया, उसने बताया कि दरभा में जब झीरम घटना हुई 25 मई 2013 को, तो उस वक्त गणेश उइके भी वहाँ पर प्रमुख तौर पे थे, विनोद थे और संजू, साथ ही साथ देवा भी जो बटालियन हेड है, ये सारे माओवादी थे। लेकिन चैतू दादा उस समय और अभी भी उन्होंने कभी भी सैन्य बल का नेतृत्व नहीं किया, इसलिए झीरम की घटना उनके नेतृत्व में नहीं हुई। हालांकि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि झीरम घटना का मास्टरमाइंड है, जैसा भी है, लेकिन उनके एक साथी ने इस बात का खुलासा किया कि झीरम घटना में उनका कोई योगदान नहीं था। दरअसल चैतू दादा जो है वो मोबाइल पॉलिटिकल स्कूल के इंचार्ज थे पूरे दंडकारण्य के। पूरे दंडकारण्य में मोबाइल पॉलिटिकल स्कूल जो है उसका संचालन किया करते थे, जिसमें चैतू दादा दर्शन शास्त्र, नवजनवादी का इतिहास और कम्युनिस्ट शिक्षा ये किस तरह से पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है इसकी जानकारी और इसको लेकर सारी स्कूलों की स्थापना करते थे। इनकी जो पत्नी सपनक्का, वो लगभग 6-7 महीने या 7-8 महीने पहले महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में उन्होंने समर्पण कर दिया। देखिए, जब पत्नी समर्पण कर देती है तो उसके बाद से एक रास्ता तो तय हो जाता है कि अब पति भी बहुत जल्द वापस आ सकता है। ऐसा मैं 3 जगह देख रहा हूँ। सबसे पहले तारक्का ने समर्पण किया महाराष्ट्र में, जो कि वेणुगोपाल और सोनू दादा की पत्नी है। उसके बाद में फिर अब इन्हीं को ले लीजिए, सपनक्का को, इन्होंने समर्पण किया और आज उनके पति चैतू दादा ने भी समर्पण कर दिया है। इसी तरह की और भी कुछ घटनाएं हैं जो हुई हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि चैतू दादा जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट कमेटी के भी इंचार्ज थे और जनताना सरकार के स्कूलों में क्या सिलेबस होगा ये भी चैतू दादा ने ही बनाया था। और इन्होंने खुद बताया कि ये 85 में संगठन से जुड़े और 90 में दंडकारण्य आए। इसके साथ ही साथ क्या कहा बस्तर आईजी ने इस पूरे मामले पर, वो आप सुनिए। और ये भी सुनिए कि इस दौरान आज रुपेश उर्फ सतीश कोपा भी आए हुए थे, उन्होंने क्या कहा और खुद चैतू दादा ने अपने बारे में क्या बताया। ये सारी चीज़ें सुनिए और उसके बाद फिर आगे। जो सोनू और रुपेश वकीलों से, उनके विचारों से सहमत होकर मैं ये मुख्य धारा में आने के निर्णय लिया हूँ। बदली हुई परिस्थितियों में पुराने तरीके से जनता में काम करना असंभव लग रहे हैं, इसलिए
जो नया तरीका अपनाते हुए जनता में काम करेंगे, इस सोच के साथ हम लोग आए थे। और बाकी साथियों को भी अपील करता हूँ, वो लोग अपना स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं और सोचना चाहिए परिस्थितियों को। वो लोग भी आने की आशा करता हूँ, क्योंकि सुरक्षा अभी मुख्य विषय बन गई। इतना ही। मेरा नेटिव प्लेस गांव पल्लागुट्टा, स्टेशन घनपुर, और अभी जनगांव जिला में आती है। और अभी मेरा उम्र 60 से ऊपर 62-63 हुई। कॉलेज पढ़ते समय ही रेडिकल छात्र संगठन के साथ परिचय हुए थे। उसमें काम करते हुए 85 में ही हम भूमिगत हो गए थे। फिर 90 में इधर आए थे ढंडाकारण्य में, गढ़चिरौली में काम किए थे। बाद में बस्तर संभाग में आखिरी इधर आते वक्त तक दरबा डिवीजन प्रभारी रहा हूँ। सही तरीके से सोचेंगे, मेरा आशा है। अभी जो साथी आज अभी हम मुझे दे रहे हमारे श्याम दादा और बाकी उनके साथ डीवीसी मेंबर और बाकी एरिया कमेटी मेंबर्स जो साथी लोग आए, लोग भी हम जो आह्वान किए उसे अच्छे तरीके से समझ के हम लोग भी परिस्थितियों के बारे में समझ के आज इस किस्म का निर्णय लिया। यानी जनता के बीच में दूसरे तरीके से भी हम काम कर सकते, ऐसा काम करने की जरूरत को समझते हुए सभी लोगों ने सही निर्णय लिए। लोगों को मैं संदर्भ में आह्वान कर रहा हूँ। इसी समय में बाकी साथियों को भी मैं पहले से बताते आ रहा हूँ, इसके ऊपर कोई निर्णय लेने का अपना स्वतंत्र है। मैं जितना बताने से भी इसके ऊपर तो कोई दबाव नहीं है। पहले जो मैं निकलते समय जो बताया उसी स्टैंड पर मैं पुलिस अधिकारियों के बीच में अभी बैठ के बात करने से दूसरा कुछ नहीं है। अभी शुरुआत दिन में निकलते दिन जो इंद्रावती नदी के पास जो बात किया था, आज भी उसी स्टैंड पर उसी तरीके से उसी मूल्यों को लेकर ही आगे भी सभी साथी लोग आने का सरकार की तरफ से भी उसके लिए उसके संग हम जो आशा कर रहे हैं कोई नतीजा निकल के आने के जैसा तरफ से भी ऐसा ही व्यवहार करने करके भी आशा करता हूँ, मांग भी रखता हूँ। बस अभी के लिए इतना। बाकी किसी संदर्भ में बाकी नई विषय है ये शेयर करने वाला बात मेरा नई विषय तो है, अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आज दिनांक 28 नवंबर को बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में पुनः मार्गम पुनर्वास से पुनर्जीवन हमारा एक अभियान है और शासन का भी लगातार ये अपील रहा है महोदय कैडर के सामने हिंसा त्याग करके समाज के मुख्य धारा में शामिल होने का। उस अपील को सुनते हुए समाज की ओर से भी स्थानीय समाज की ओर से भी लगातार ये प्रयास रहा जो महोदय कैडर अभी भी जो जंगल में रहा उन्हें समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का। इन सब के परिणाम स्वरूप आज काफ़ी बड़ी संख्या में जो महोदय कैडर खासतौर पर DKSRC मेंबर तथा दरबा डिवीजन के प्रभारी चैतू उर्फ श्याम दादा जिनके ऊपर 25 लाख इनाम है और उनके साथ एक DVCM कैडर है सरोज, 6 एरिया कमेटी मेंबर और 2 पार्टी मेंबर, टोटल 10 महोदय कैडर ने हिंसा त्याग कर समाज के मुख्य धारा में आज शामिल हुई है। उन्हें शासन की ओर से स्वीकार किया गया और समाज भी उनका स्वागत किया और उनके पुनर्वास के लिए आने वाले समय में सभी प्रकार का जो सहायता पॉलिसी के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। और शेष अन्य जो महोदय कैडर
जो पोलिट ब्यूरो मेंबर से लेकर सेंट्रल कमेटी मेंबर DK सेट लेवल कैडर्स और नीचे जितना भी जो अन्य जो संगठन के कैडर्स है उनसे भी बार बार हम अपील करना चाहते हैं, अभी सही समय है, समय रहते हुए निर्णय लेकर मुख्यधारा में शामिल होने से बेहतर होगा। समय बिताने का और विलम्ब करने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए अभी जिस तरीके से एक सकारात्मक वातावरण क्षेत्र में देखने मिल रहा है, उसी को देखते हुए वो लोग भी सही निर्णय लेते हुए समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर एक शांतिपूर्ण और एक मीनिंगफुल जीवन जीने के लिए सामने आना चाहिए। तो सुना आपने किस तरह से बस्तर आईजी ने बताया, इस समर्पण को लेकर जानकारी दी। आज मीडिया के सामने उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी और कहा कि कुछ समय के बाद पत्रकार चैतू दादा और रुपेश से साक्षात्कार कर सकते हैं। अभी चूंकि उनसे बहुत सारी जानकारियां एकत्रित करनी है, पूछताछ करना है, इसलिए अभी उन्हें पत्रकारों से बातचीत करने की अनुमति नहीं है, केवल अपनी बात रखने का मौका दिया। और वहीं दूसरी ओर आपको याद हो कि कल हमने आपको एक ऑडियो सुनाया था कि किस तरह से अनंत, जो कि MMC जो उनके प्रवक्ता हैं, और उन्होंने सबसे पहले एक प्रेस नोट जारी करके उन्होंने 15 फरवरी तक का समय तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री से मांगा था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के। लेकिन जब छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 10-15 दिन काफ़ी हैं, तब जाकर उन्होंने कल फिर एक बार फ़ोन किया और एक पत्र फिर से जारी किया। और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि 1 जनवरी तक का समय दें ताकि अपने सारे साथियों को एकत्रित करें और सभी वापस लौट कर आएँ। हालांकि सरकार का बयान आता इससे पहले ही आज वो महाराष्ट्र के गोंदिया में अपने 11 साथियों के साथ, जिसमें अनंत, उनकी पत्नी रानू और तमाम और साथी हैं, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। और केवल 11 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें रामधेर नहीं है जो कि अभी सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं। इसके अलावा और भी माओवादी हैं जो उस इलाके में हैं। मध्य प्रदेश में ही 2 डिवीज़न हैं, जिसमें कान्हा भोरमदेव के इलाके में तो सुकमा जिले का एक माओवादी है जो वहाँ का इंचार्ज है। तो इस तरह से कई माओवादी हैं अभी भी जो उस इलाके में सक्रिय हैं। लेकिन जिन्होंने पत्र जारी किया और ऑडियो जारी किया, वो माओवादियों ने आज अपने 11 साथियों के साथ गोंदिया में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया है। मुझे लगा चैतू दादा का समर्पण बहुत बड़ी घटना है बस्तर को लेकर, दरभा डिवीज़न को लेकर, दंड कारण को लेकर, और इसलिए इसे प्रमुखता से आपको बताऊं और जो मेरे मन में बात आ रही है, जो विचार आ रहे हैं, वो भी आपको बता दूं। इसलिए इस वीडियो को हमने तैयार किया है। पसंद आया शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।